सो हेलो बच्चों, कैसा हो? बढ़िया। सो आपके फेवरेट चैनल @एरोमेटिक एसिड पर बेटा मैं सूरज सर बेटा आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है। सो ये जो चैप्टर चल रहा है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसका ये लेक्चर नंबर बेटा हमारे पास 4th है। ठीक है। अब आगे आज का जो टॉपिक है हम लोग वो कवर करते हैं। ठीक है। सो आज ज़्यादा नहीं, हम ऑलमोस्ट 4 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है। चलो, तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है हमारे पास पीएच सॉल्ट। पीएच सॉल्ट, और आप बोल सकते हो कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट। ठीक है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है बेटा, उसमें लिख कर दिया होगा व्हाट इज अ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है और उसका पीएच क्या होता है। ठीक है। सो ज़्यादा तो नहीं डिटेल में बताऊँ, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, मैंने सॉल्ट के ऊपर मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया है सॉल्ट क्या होता है। ठीक है। सॉल्ट क्या है बेटा? सॉल्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड OH माइनस एंड वो है। दूसरा बोल सकते हो कि सॉल्ट क्या है, उसका पीएच कितना होता है, 7 न्यूट्रल्स होता है। एक होता है एसिडिक सॉल्ट, दूसरा होता है बेसिक सॉल्ट और तीसरा होता है न्यूट्रल सॉल्ट। तो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बना दिया। ठीक है। ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका, वो फर्स्ट लेक्चर का आपको उसमें मिल जाएगा, वो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है। अब समझते थोड़ा सा, मैं आपको बताया तो फिर भी कॉमन सॉल्ट के बारे में। आप कॉमन सॉल्ट का मतलब पहली बात तो है क्या, पहले वो समझो। जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट इज नथिंग बेटा, इट्स अ NaCl। उसको हम NaCl बोलते हैं। NaCl का मतलब क्या होता है भाई? NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बेटा। ठीक है। इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, एक कैसे ये फॉर्म कैसे होता होगा, NaCl कैसे फॉर्म होता होगा। ठीक है। तो आप लिख सकते हो व्हेन व्हेन HCl क्या है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हेन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज react with is react with NaOH। NaOH क्या होता है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। Sodium hydroxide. When HCl is react with NaOH, it form NaCl. It form NaCl. And also एक बोल सकते हो, this process is also known as a neutralization reaction. This process is also known as a न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो इक्वेशन में आपको करके बताता हूँ इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा। सपोज ये हमने ले लिया NaOH प्लस हमने क्या अप्लाई किया, HCl बेटा। ठीक है। ये बनाएगा क्या? सॉल्ट एंड वाटर बनाता। देखो, Na पर प्लस चार्ज होता है और Cl पे माइनस चार्ज। यहाँ से क्या निकल गया? NaCl। और H कंटेंट प्लस चार्ज और OH कंटेंट माइनस चार्ज। यहाँ से क्या बन गया? OH माइनस N। तो ये क्या मिला हमें? ये मिला हमें NaCl प्लस यहाँ से क्या रिलीज हो गया? H2O। दिस इज नथिंग बेटा, इट्स अ सोडियम क्लोराइड। यही है हमारा सोडियम क्लोराइड। परफेक्ट, आया समझ में? तो हमने सबसे पहला पॉइंट क्या देखा? pH ऑफ सॉल्ट। अब बताता हूँ कॉमन सॉल्ट क्या है। तो कॉमन सॉल्ट इज NaCl, that is a sodium chloride. When the HCl is react with the NaOH, it form this NaCl and the process is known as a neutralization reaction. दूसरा, and the pH of the salt is, लिख सकते हो, the pH of the salt is एग्जैक्ट 7 बेटा। इसका 7 pH कितना होता है? एग्जैक्ट 7 होता है। pH एग्जैक्ट 7 का मतलब होता है ये जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल का मतलब होता है ना एसिडिक का रेंज है ना बेसिक का रेंज है। एग्जैक्ट 7 pH है इसका। परफेक्ट। ठीक है, आप इतना पहले लिख लो। चलो लिखा आपने, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है। अभी इसका यूजेस कहाँ कहाँ है? देखिए, कॉमन सॉल्ट का यूजेस कहाँ कहाँ है, खाली इतना पार्ट रख कर देता हूँ। ओके, सो आप लिख सकते हो કોમન સોલ્ટ તો और कुछ नहीं बेटा, ઘરમાં જે આપણે ખાવાનું જે મીઠું હોય એને આપણે શું કહેવાય? कॉमन सॉल्ट કહેવાય, એટલે नमक કહેવાય, मीठू કહેવાય। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन सॉल्ट। तो घर में खाने वाला जो नीमक होता है, नमक होता है, उसी को बोलते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें एक पॉइंट आता है, इट इज़ अ बेसिक रॉ मटेरियल।
बेसिक और इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल बोल सकते हो, इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल, इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ किसमें किसमें काम आता है? फर्स्ट ये काम आता है NaOH बनाने में, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में। दूसरा काम आता है Na2CO3 बेटा, सोडियम कार्बोनेट बनाने, जिसको हम डिटर्जेंट बोलते हैं। और तीसरा काम आता है NaHCO3 बेटा, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये तीनों में ये रॉ मटेरियल का काम होता है, मतलब तीनों में ये मुख्य मटेरियल है या मुख्य सब्सटेंस है, मेन इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो उसमें काम आता है बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? आगे बढ़ते रहो। ये पार्ट रफ कर दूँ और दो चार मैं आपको सॉल्ट के एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ। ठीक है, रफ कर दूँ? ठीक है सर, रफ कर दो सर। दो और एग्जाम्पल लेते हैं, और कौन से सॉल्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्ट में सबसे पहले ले लो Na2SO4, तीसरा KCl, चौथा सोडियम एसीटेट, और क्या हो सकता है ZnCl2, और क्या हो सकता है सर ZnSO4, ZnSO4, तीसरा और क्या हो सकता है सर AlCl3, और क्या हो सकता है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 बेटा थ्राइस। तो ये सारी के सारे क्या है बेटा? सॉल्ट है। ये सारे के सारे क्या है? सॉल्ट है। Na2SO4 इसको बोल सकते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि ये बना किससे होगा? NaOH से बना होगा और H2SO4 से बना होगा। KCl किससे बना होगा भाई? KOH से और HCl से, तो ये भी एसिडिक सॉल्ट है। CH3C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, ये कैसे बना होगा? एसिटिक एसिड से और NaOH से, मतलब किस टाइप का सॉल्ट हुआ? ये बेसिक सॉल्ट हुआ। ZnCl2 कैसे बना होगा? जिंक से, और साथ में बना होगा आपके पास एसिड से बना होगा, तो ये टाइप का एसिडिक सॉल्ट हो गया। ZnSO4 एसिडिक सॉल्ट, AlCl3 एसिडिक सॉल्ट, Al2SO4 एसिडिक सॉल्ट, ये सारे क्या हमारे पास सॉल्ट है। कंप्लीट हुआ सॉल्ट का कॉन्सेप्ट, हो गया क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो मैं रफ करता हूँ, फिर हम दूसरे टॉपिक्स पे चलते हैं। आगे अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक्स लेते हैं वो हमारे पास है NaOH, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा। ठीक है, कितने मार्क्स में आता है? ऑलमोस्ट 2 या 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। 2 to 3 मार्क्स में एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है। व्हाट इज NaOH? एक्सप्लेन NaOH, एक्सप्लेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्सप्लेन कॉस्टिक सोडा बताओ, उसके बारे में उसका इक्वेशन बताओ, उसके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बताओ। तो एग्जाम में आपसे ही पूछने वाला है, 2 या 3 मार्क्स में फिक्स है, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ, एकदम ईजी तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसका कॉमन नेम क्या है जो मार्केट में आपको मिलता है, कॉमन नेम। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला बेटा। ठीक है, चलो तो केमिकल कॉमन नेम में बोल सकते हो कॉस्टिक सोडा। कौन सा सोडा बेटा? कॉस्टिक। ठीक है, कष्ट भरा सोडा, सॉरी कष्ट है, कास्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। केमिकल फॉर्मूला NaOH, और बाजू में क्या लिख सकते हो? केमिकल नेम जब लिखना होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आया समझ में? कंप्लीट। ठीक है, दो चीज, सबसे पहले हमने क्या लिखा कि उसका कॉमन नेम क्या है, दैट इज अ कॉस्टिक सोडा। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaOH। और उसका जो मेन फॉर्मूला, जो केमिकल फॉर्मूला जिसको बोल सकते हो या केमिकल नेम बोल सकते हो, दैट इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट अब इसमें आगे देख सकते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि NaCl, ठीक है, तो बोल सकते हो द बेसिक या मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या लिख सकते हो द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल, द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल which is required, which is required raw material which is required to produce NaOH, produce NaOH, ब्रैकेट में करके लिख दो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड which is a
ठीक है, लिखो द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑफ NaOH इज NaCl। बेटा क्या है? NaCl। और NaCl क्या होता है? बोलो NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, जस्ट मैंने अभी आपको वही बताया क्या होता है, सोडियम। ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल क्या है, किसके थ्रू ये प्रिपेयर होता है? द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस NaOH, जो प्रोड्यूस करता है NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaCl बेटा, एंड दैट इज द सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे? अब लिखोगे when the electricity is passed, when the electricity is passed, when the electricity when the electricity is passed through the electricity is passed through the aqueous solution of NaCl बेटा, किसका एक्वस सोल्यूशन? NaCl का, विच इज कॉल्ड द ब्राइन सोल्यूशन। उसको हम ब्राइन भी बोलते हैं, विच इज कॉल्ड द ब्राइन सोल्यूशन, कॉल्ड द ब्राइन सोल्यूशन बेटा। ठीक है, इतना लिखा आप लोगों ने? क्या लिखा? व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl विच इज कॉल्ड द ब्राइन सोल्यूशन, इट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? इट प्रोड्यूस NaOH, H2 एंड Cl2 गैस। ये तीन चीज प्रोड्यूस करेगा व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एयर। जैसे तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, किसका एक्वस सॉल्यूशन बेटा? NaOH का। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जैसे NaCl में तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे, इट गिव्स द, दो चीज आपको प्रोड्यूस करेगा, एक तो NaOH प्रोड्यूस करेगा, दूसरा H2 और तीसरा क्या प्रोड्यूस करेगा? Cl2 का गैस। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, बढ़े आगे। ठीक है, अब मैं आपको ये दो पॉइंट रफ करके फिर आगे बढ़ता हूँ, पूरा ही रफ करता हूँ। चलो लिख लो आप इतना पहले। रफ कर दूँ? चलो आगे रफ करता हूँ उसको वापस फिर स्टार्टिंग से। आप समझते हैं कि मैंने क्या लिखा? व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी बोल सकते हो, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इट प्रोड्यूस NaOH, H2 एंड Cl2। अब पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जो H2 का गैस है वो कहाँ पर जाके आएगा। ठीक है, लिख सकते हो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ड्यूरिंग द electrolysis process, during the electrolysis process, okay, the H2 gas is produced। ठीक है, अब तुमको कैसे याद रहेगा कि भाई H2 गैस एनोड पे होगा कि H2 गैस प्रोड्यूस पे होगा? तो याद रखने का तरीका याद रखो, CaP और HCN। उसमें C क्या है बेटा? क्लोरीन है, क्लोरीन का गैस है, और H क्या है? हाइड्रोजन का गैस है। ये ट्रिक है। ठीक है, A क्या होगा? एनोड होगा, और C क्या होगा? कैथोड होगा। ठीक है, और जो एनोड होगा वो कैसा चार्ज रखेगा? पॉजिटिव, और कैथोड कैसा चार्ज रखेगा? नेगेटिव। तो मेरा बात क्या हो रहा है? ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। क्या लिखोगे? एट कैथोड, विच कंटेन, लिख सकते हो विच कंटेन कौन सा चार्ज बेटा? नेगेटिव चार्ज, या विच कंटेन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा करके लिखो, विच कंटेन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। बोल आया समझ में? ट्रिक बेस्ट तरीका है, ऐसे याद रखो। CaP कैप और HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड करके एक इक्वेशन है, बेसिकली मॉलिक्यूल है बोल सकते हो। तो CaP मतलब कैप याद रखो, मतलब क्लोरीन एनोड पे पास होगा और वो पॉजिटिव का चार्ज रखेगा, और हाइड्रोजन कैथोड पे पास होगा जो नेगेटिव का चार्ज रखेगा। ठीक है, दूसरा लिख सकते हो सेम एज वेल लिख सकते हो, एंड द
chlorine gas, the chlorine gas is passed, chlorine gas is produced at, बोलो अब यहाँ पे कैथोड तो हो चुका है, अब बचा क्या है आपके पास एनोड, प्रोड्यूस एट एनोड, which contain positive electrodes, which contain positive electrode, कैसे इलेक्ट्रोड रहता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहता है। दूसरा अब बात आता है कि भैया NaOH कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, NaOH कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो ये आपको याद रखना है, the NaOH is produced nearby कैथोड के जस्ट पास में प्रोड्यूस होगा NaOH हमारा, NaOH कहाँ प्रोड्यूस होगा, जस्ट पास में प्रोड्यूस होगा। बोलो आया समझ में इतना अच्छे से कि नहीं आया, हो गया क्लियर, लिख लो पहले इतना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको, कैप मतलब C मतलब बेटा क्लोरीन, और A का मतलब एनोड, और कौन सा चार्ज लेके बैठेगा वो पॉजिटिव का चार्ज, H का मतलब बेटा हाइड्रोजन, और C का मतलब कैथोड, और N पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव का चार्ज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिखा आप लोगों ने, आगे बढ़े, ठीक है। चलो इसको रफ करता हूँ। अभी मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ कैसे इक्वेशन फॉर्म हुआ। इक्वेशन में क्या मैंने बोला था, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस या ड्यूरिंग व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास, ठीक है, किस में इलेक्ट्रिसिटी पास, NaCl ना, तो आप लिखोगे 2 बार NaCl है। अब इसको जैसे ही पानी में डाला, पानी में मैंने अटैक करवाया, H2O के पानी में अटैक करवाया, इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ NaOH बेटा, प्लस कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, H2 गैस, और साथ में कौन सा गैस होगा, Cl2 गैस। तो ये बन कैसे रहा है वो पहले समझते हैं। अब इसका एक बार समझो, रिएक्शंस का मैकेनिज्म समझो कि कैसे बन रहा होगा, रिएक्शन का कैसे प्रिपेयर होगा। पहले तो इसको 2 बार कर दो, ये लिखा मैंने NaCl और ये लिखा मैंने NaCl, डन। ये लिखा मैंने H बेटा और यहाँ पर OH, और ये H और यहाँ पे क्या लिखा OH। अब देखो ये Na पर क्या चार्ज होता है, प्लस, और ये Na पे प्लस, और ये OH पे माइनस, OH पे माइनस, ये प्लस इसके पास और ये प्लस इसके पास। कितने बार NaOH निकलेगा, 2 बार, यहाँ से NaOH और NaOH, मतलब 2 बार आपके सामने से यहाँ से NaOH निकल जाएगा। ये दोनों को मिला दूँ तो क्या बन जाएगा, H2, और ये दोनों को मिला दूँ तो क्या बन जाएगा, Cl2 प्लस H2 गैस प्लस Cl2 गैस, हो गया, H2 गैस और Cl2 गैस, याद हो गया है, कुछ हार्ड नहीं है। दूसरा अब समझते हैं, आपको मैं उसका सेटअप समझाता हूँ कि सेटअप के थ्रू कैसे बन रहा होगा, उसका प्रोसेस समझाता हूँ। देखो सपोज हमने बेटा ये एक बीकर ले लिया ऐसा बड़ा सा, ठीक है, एक हमने ऐसा बड़ा सा बीकर ले लिया, ठीक है। इस बीकर में क्या किया है हमने, ठीक है, ये हो गया आपका एक इलेक्ट्रोड्स, दूसरा ये दूसरा इलेक्ट्रोड्स हो गया, यहाँ पे H2 का गैस, ठीक है। ये पार्ट मैं हल्का सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया, ये दोनों इलेक्ट्रोड को प्लस और माइनस में जोड़ दिया है, ठीक है। प्लस और माइनस में, माइनस और प्लस में क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया है। यहाँ से जो गैस निकल रहा है यहाँ से, अब देखो इसके अंदर में हमने जो सोल्यूशन रखा है बेटा, वो सोल्यूशन किसका सोल्यूशन रखा है मैंने, NaCl का सोल्यूशन रखा है, और साथ में क्या अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है। और यहाँ पर बीच में एक बैरियर बनाया गया है कि भाई H2 किधर जाएगा और Cl2 किधर जाएगा। अब वापस करता हूँ, देखो अगर तुमने कैथोड माना, कैथोड पर मतलब मान के चलो तुमने इसको मान लेते हैं एनोड हम लोग, ठीक है, एनोड मान लेते हैं। तो जब इसको हम लोग एनोड मानेंगे तो इस पर चार्ज किसका आएगा, पॉजिटिव का, और इस पर चार्ज किसका आएगा, नेगेटिव का। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है बेटा, एनोड का है, और ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, कैथोड का है। कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया, ये कैथोड का हो गया, ठीक है। ये हमारा प्लेट। अब मुझे बताओ, वापस हमने बताया कि ये एनोड का इलेक्ट्रोड, तो यहाँ से कौन सा गैस बाहर निकलेगा भैया, यहाँ से कौन सा गैस बाहर निकलेगा, Cl2 गैस। कौन सा गैस बाहर निकलेगा, Cl2 गैस। अब वापस
अब ये HCN, मतलब अगर ये कैथोड है तो यहाँ से कौन सा गैस बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव का चार्ज होगा। जब ये NaCl और पानी निकलेगा ना बेटा, तो सारा जो Cl का जो आयंस है, जो Cl माइनस आयन, Cl माइनस आयन, Cl माइनस आयन इस साइड बच जाएगा, और हाइड्रोजन H प्लस आयन, हाइड्रोजन H प्लस आयन, हाइड्रोजन H प्लस आयन वो इस साइड हो जाएगा, ठीक है। और जाकर जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगा, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो सोल्यूशन जो प्रिपेयर होने वाला है कंक्लूजन में, तो आप क्या बोलोगे भाई, NaOH, क्योंकि ये Na बच जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ से OH ही बचेगा ना, क्योंकि H2 और Cl2 दोनों क्या हो जाएगा, बाजू से निकल जाएंगे। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है। और ये जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगा, इस सोल्यूशन को हम लोग कौन सा सोल्यूशन बोलेंगे, ब्राइन सोल्यूशन। कौन सोल्यूशन बोलोगे आप लोग, ब्राइन। ब्राइन का मतलब है जहाँ पे NaCl और H2O दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और जो सोल्यूशन रेडी होता है उसको हम लोग कौन सोल्यूशन बोलते हैं बेटा, ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ रहा है आप लोग अच्छे से कि नहीं, क्लियर है ना। चलिए इतना लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ पर काम आता है वो अभी समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे काम आता है। पहला, ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप बेटा। सोप मतलब साबुन बनाने में काम आता है, ठीक है। दूसरा, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में काम आता है। दूसरा, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है, ठीक है। चौथा, इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डाई इंडस्ट्रीज, डाई इंडस्ट्री में काम आता है, ठीक है। और तीसरा, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ रेयन, मतलब ये टेक्सटाइल फाइबर में काम आता है, यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टू फॉर्म ऑफ रेयन बेटा। रेयन क्या है, एक टाइप का मटेरियल है, एक टाइप का कपड़ा है जो हम यूज़ करते हैं। अलग अलग टाइप के कपड़े से होते हैं ना, उसमें से एक टाइप का रेयन है जो एक टाइप का कपड़ा है जिसमें घिंचाव आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ों में काम आता है हमारे पास, ठीक है। पहला काम आता है सोप, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट कपड़े धोने वाले साबुन बनाने में, या कपड़े धोने वाले सर्फ होने, ब्लीचिंग पाउडर जो हम लोग यूज़ करते हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं उसमें काम आता है, ठीक है। डाई इंडस्ट्री का मतलब है जिसमें से हमें अलग अलग टाइप से कलर बनाते हैं हम लोग, वो इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री में काम आता है। तीसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का मतलब जो कपड़े बनाने वाली कंपनीज है, आलोक है, रिलायंस है, अलग अलग कंपनीज है, मिलोसा है, JBF है, अलग अलग टाइप से कंपनीज है, वहाँ काम आता है, ठीक है। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और रेयन क्या एक टाइप का कपड़ा है, ठीक है। ये सारा उसका यूजेस था। मतलब हमने सबसे पहले क्या देखा कि पहले तो NaOH का कॉमन नेम क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। कॉमन नेम क्या है बेटा, उसका कॉस्टिक सोडा है, ठीक है, कॉमन नेम हो गया। दूसरा, वो हम लोगों ने उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaOH, उसको और क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप लोग, कि द बेसिक रॉ मटेरियल, द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NaOH इज द NaCl बेटा, ठीक है। क्या है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड से ही बनता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, when the electricity is passed, या लिख सकते हैं during the electrolysis process, दोनों लिख सकते हो। when the electricity is passed during the aqueous solution of NaCl, it produces NaOH, H2 and Cl2। ये दो पॉइंट हम लिखो। दूसरा क्या लिखोगे, अब तो भाई जो प्रोड्यूस होने के बाद H2 कहाँ जाएगा, H2 मतलब कैसे याद रखो, Hc मतलब वो कैथोड के पास, और दूसरा कैथोड के पास, और क्लोरीन कहाँ जाएगा, एनोड के पास जाएगा, और NaOH कहाँ जाएगा, कैथोड के पास जाके नीचे में बैठ जाएगा। तो ये प्रोसेस था, ठीक है। इक्वेशन में लिखा कि 2 moles of NaCl plus H2, इट फाउंड द 2 moles of NaCl, 2 moles of NaOH plus H2 and Cl2 बेटा, वो हमने प्रिपेयर कर दिया। अब बात आता है कि उसके यूजेस कहाँ कहाँ है, यूजेस आप कहाँ कहाँ, तो यूजेस में क्या लिखोगे, सोप में, डिटर्जेंट में, ब्लीचिंग पाउडर में, डाई इंडस्ट्री में और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, ये सब में काम आता है। आपने इतना अगर आपने परफेक्टली कंप्लीटली वे में लिखा, सो इट्स गेट अराउंड 2 and 3 मार्क्स, डेफिनेटली गॉट अराउंड 2 and 3 માર્ક્સ आपको मिलेगा ही मिलेगा। એટલે આટલા તો લખવાનું જરૂરી છે, જ્યારે આપણે લખશે, જ્યારે આપણે લખીએ ને તો જ જઈને 2 અને 3 માર્ક્સ મળશે, ના લખીએ તો મળવાનું જ પોસિબલ જ નહીં મળે બેટા, કેમ કે બોર્ડવાળાને બહુ લેન્ધી આન્સર જોઈએ છે, સ્પેસિફાઈ આન્સર જોઈએ છે, ઠીક છે। આગળ बढ़िए આપણે, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो भी बेटा 2 या 3 मार्क्स में ही एग्जाम में पूछता है, दैट इज अ सोडियम कार्बोनेट। भाई सोडियम कार्बोनेट क्या है और सोडियम कार्बोनेट कैसे प्रिपेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट।
ठीक है, चलो सेम 2 और 3 मार्क्स में पूछता है। चलो तो अब इसमें लिखोगे कि भाई इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम। ठीक है, तीसरा केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है वो लिखते हैं। तो कॉमन नेम क्या है इसका, कॉमन नेम क्या है हमारे पास, लिख सकते हो डिटर्जेंट, डिटर्जेंट तो लिख ही सकते हैं, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, और साथ में क्या लिख सकते हो, सोडियम कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला बेटा क्या लिखोगे, Na2CO3.10 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब इसका नाम बदल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डी का हाइड्रेट, दैट इज कॉल्ड डी का हाइड्रेट। मतलब बोल सकते हो कि डेका का मतलब होता है 10 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है वहाँ पे, दैट इज कॉल्ड डेका हाइड्रेट। ठीक है, आगे, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब सबसे पहले तो सबसे पहला पॉइंट आता है जो आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, अब क्या लिखोगे, दी when the sodium carbonate, when the sodium carbonate which does not contain any, it does not contain, क्या लिखोगे आप, when the sodium carbonate which does not contain the water molecule, contain the water molecule, does not contain water molecule, does not contain water molecule, it forms, क्या फॉर्म करता है, it forms anhydrous, it form anhydrous सोडियम कार्बोनेट, क्या बनाता है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस का मतलब होता है एकदम सूखा, एकदम सूखा होता है, उसमें पानी का एक भी कण नहीं होता है, पानी का एक भी मोल अवेलेबल नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, व्हेन द Na2CO3 which does not contain water molecule, it form a anhydrous sodium carbonate। ठीक है, which is also called the soda S, is also called the soda S, उसको हम लोग सोडा एस भी बोलते हैं। मतलब बोल सकते हो कि सोडा एस मतलब एकदम सूखा हुआ सोडा, उसमें ज़रा भी पानी नहीं अवेलेबल होना। ठीक है, चलो पहला पॉइंट क्या है, Na2C, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। कॉमन नेम बेटा डिटर्जेंट पाउडर या सोडियम कार्बोनेट, दोनों आप लिख सकते हो। केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 10:2 होता है। ठीक है, व्हेन द Na2CO3 which does not contain any types of water molecule, जरा भी पानी में मॉलिक्यूल नहीं, इट फॉर्म ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द सोडा एस, उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सोडा एस बोलते हैं। ठीक है, इतना लिखा आपने, देखो इतना पहले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, ये पॉइंट रफ कर दूँ, रफ करूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आप क्या ले सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे when sodium carbonate Na2CO3 is react with water molecule, and it forms sodium carbonate डी का हाइड्रेट, क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट डी का हाइड्रेट। डी का हाइड्रेट का मतलब, डेका का मतलब होता है 10 और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब इसका इक्वेशन लिखते हैं कि जैसे ही सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा पानी के साथ एंड इट फॉर्म्स डी का हाइड्रेट, मतलब बोल सकते हो कि Na2CO3, दिस इज कॉल्ड बेटा सोडियम कार्बोनेट, इसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं और साथ में क्या बोलते हैं, सोडा एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडा एस बोलते हैं। इसमें तुमने क्या अप्लाई किया, 10 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इतना पानी अवेलेबल। 10 मोल का मतलब हो सकता है 180 ml पानी,
180 ml पानी होता है। 18 का मतलब देखो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 18 होता है, और 10 इंटू 18 मतलब 180 ml ऑफ पानी बोल सकते हो, 180 ग्राम पर मोल ऑफ पानी बोल सकते हो, ग्राम पर मोल भी बोल सकते हो, ठीक है। अब सोडा है, जैसे पानी तुमने मिलाया, यू गॉट अ Na2CO3 dot 10H2, this is called sodium carbonate decahydrate, दिस इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट, मतलब इसको 10 मोल्स ऑफ पानी अवेलेबल है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एग्जैक्ट फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, फार्मूला क्या है सोडियम कार्बोनेट का, आपको ये लिखना है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मोल्स ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट, ठीक है। लिखा आपने इतना। चलो अब थोड़ा यूजेस के बारे में, क्या कहाँ काम आता है, ठीक है। रफ ये वाला पार्ट रफ करो, ये वाला पार्ट रफ करो, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है पहले वो समझते हैं, थोड़ी प्रॉपर्टीज़ पहले समझ लेते हैं, 2-4 पॉइंट्स इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या लिखोगे कि भाई इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो पहला प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो, ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज अ डिटर्जेंट, इट इज़ यूज्ड एज ए डिटर्जेंट, यूज एज अ डिटर्जेंट, इसमें काम आता है, ये डिटर्जेंट में काम आता है, इट इज यूज्ड एज अ डिटर्जेंट एंड इट इज कॉमनली यूज्ड, इट इज कॉमनली यूज्ड इन हाउसहोल्ड पर्पस, इन हाउसहोल्ड पर्पस और बोल सकते हो डोमेस्टिक पर्पस, दोनों के लिए काम आता है, डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है। डोमेस्टिक पर्पस मतलब घर में जो भी साफ सफाई में काम आता है उस सब में काम क्या होता है, सरफ काम होता है। बोलती है ना एकदम बेलन लेके मम्मी क्या करती है, बढ़िया एकदम, बेलन बोला सॉरी, मम्मी क्या करती है, तो पोछा होता है तो मम्मी क्या करती है उस पर बढ़िया एकदम पहले सरफ ला लेती है, फिर उसमें भी धोती थी, तो उसमें भी काम आता है। इनफैक्ट कपड़े धोने में तो बहुत ज़्यादा ही काम आता है। धोबी घाट पे जाओगे तो क्या करते हैं, एक दिन में एक सरफ खत्म कर देते हैं, तो उसमें काम आता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, रफ कर दो ये वाला पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, it is used for the removal of permanent hardness of water, hardness of water बेटा, पानी का हार्डनेस कब हटाने के लिए, हरदम के लिए हटाने के लिए हम लोग इसमें क्या यूज़ कर देते हैं, Na2CO3 यूज़ करते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस मतलब क्या होता है, पानी उसमें क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो उनका जो पीएच का जो हार्डनेस है, क्योंकि वो सॉल्ट के फॉर्म में अवेलेबल है, हमें सॉल्ट तो नहीं पी सकते, तो उसके जो हार्डनेस को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम कार्बोनेट, यूज़ कर देते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि पानी अच्छे से घुल जाता है। जैसे मैंने आपको सपोनिफिकेशन प्रोसेस पढ़ाया है, उसमें आप देख सकते हो कि भाई कैसे वो प्रोसेस पूरा होता है, बहुत ईजिली, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक का पूरा टॉपिक मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप वहाँ देख सकते हो, ठीक है, उसमें काम होता है, ठीक है, लिखा आपने। अब इसका यूजेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूजेस, इसका यूजेस क्या कहाँ काम आता है, ठीक है। सेम बेटा, पहले क्या बनाने में, सोप, साबुन, तीसरा ये तो है ही डिटर्जेंट में काम आता है बनाने में, तीसरा ये काम आता है ग्लास इंडस्ट्रीज में, बहुत ही अच्छे से काम आता है ग्लास इंडस्ट्रीज में। तीसरा एक हो सकता है पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, पेपर पल्प इंडस्ट्री बोल सकते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज में। चौथा डाई इंडस्ट्रीज में भी काम आता है, ये भी काम आता है डाई इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और काम आता है Na2CO3, फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम आता है ये, ठीक है ना।
तो पहले तो सोप इंडस्ट्री साबुन बनाने में काम आता है, डिटर्जेंट में, ग्लास इंडस्ट्रीज में काम क्या होता है, क्योंकि एक टाइप का ये वाइट क्रिस्टलिन है, इसका प्रॉपर्टीज में लिख सकते हो, एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप, इट इज अ वाइट क्रिस्टलिन सब्सटेंस, ठीक है, इट इज अ वाइट क्रिस्टलिन सब्सटेंस, वाइट क्रिस्टलिन सब्सटेंस, ठीक है, और CaNCe सब्सटेंस, और एक और पॉइंट लिख सकते हो, हाँ, इट्स हैविंग अ अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन इन नेचर बेटा, इसका नेचर कैसा है, अल्कलाइन है, अल्कलाइन का मतलब बोल सकते हो कि बेसिक इन नेचर है, ठीक है, अल्कलाइन का मतलब है बेसिक इन नेचर, बेसिक भी नेचर में रहता है, ठीक है, एंड इट कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, रेड लिटमस पेपर कुछ में बदलता है, ब्लू में बदल देता है, क्योंकि ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस आल्सो कॉल्ड एज क्लोर अल्कलाई प्रोसेस, ठीक है, हो गया, कंप्लीट हो गया, और कोई दिक्कत है आपको, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, रेड और जो ब्लू बनाता है परफेक्टली समझ में आ गया, इट इज यूज एज डिटर्जेंट एंड कॉमनली यूज फॉर द हाउस होल्ड पर्पस, फॉर क्लीनिंग के लिए काम आता है, ठीक है, इट इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पूरी तरह से पानी के हार्डनेस निकालने में काम आता है, इट इज यूज्ड एज अ वाइट क्रिस्टलिन सब्सटेंस, वाइट क्रिस्टलिन सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसके अंदर इट्स हैविंग अल्कलाइन इन नेचर, उसका नेचर कैसा होता है, अल्कलाइन मतलब बेसिक होता है, इट कन्वर्ट द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, बेटा रेड से किसमें बदल देता है, ब्लू में बदल देता है, परफेक्टली डन हो गया, ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ठीक है, जीवन में है ना, कभी भी है ना, आपके जीवन में जो कभी भी है, आप एक अच्छे दोस्त बनाओ, बहुत ज़रूरी होता है अच्छे दोस्त बनाना, ठीक है, आपके जीवन में अगर अच्छे दोस्त होंगे तो आप कितने भी संकट में रहोगे वो आपको खींच कर आगे ले जाएंगे, तो जीवन में अच्छे दोस्त बना के रखना, ऐसे नहीं एग्जाम में कॉपी कराए, ऐसा नहीं, ऐसे दोस्त बना के रखना है जो जीवन में हमें कंटिन्यूसली आगे बढ़ाने भर का रास्ता दिखाता है, ठीक है ना, मेरे भी जीवन में बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, जीवन मतलब बहुत सारे नहीं, मतलब देखा जाए तो दोस्त तो बहुत सारे होते हैं, पर उसमें से जो अमुक दोस्त होते हैं वही दोस्त कहलाते हैं, बाकी तो सब भीड़ होती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो हमारा है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, मतलब पीएच का इतना क्या इम्पोर्टेंट है एवरीडे लाइफ, मतलब हमारे जो निजी जीवन है उसमें पीएच पे इतना क्या प्रभाव हो सकता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एंड सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल, या सर्वाइवल ऑफ एनिमल भी आप बोल सकते हो, मतलब मान के चलो कि पीएच में अगर बदलाव आ रहा है, ठीक है, तो पीएच में बदलाव आ रहा है, तो एक एक्वाटिक एनिमल का मतलब होता है जो पानी में रहने वाले, जो समुद्र में रहने वाले, जो नदी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जो तालाब में रहने वाले एनिमल्स है, जो एक्वाटिक एनिमल्स है, जो फिश है, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनिमल्स है, उनको क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखो पहला तो अवर बॉडी वर्क विद अ नैरो रेंज पीएच इज 7.0 to 7.8, ये मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू है, एग्जाम में एमसीक्यू पूछता है कि भाई हमारे बॉडी का पीएच का रेंज कितना होना चाहिए, 7 से लेके 7.8, बेटा 7 to 7.8 का मतलब हो सकता है न्यूट्रल ही होता है, हो सकता है ना न्यूट्रल ही होता है। 7 से लेके 7.8 का मतलब बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब है ना हम एसिडिक में रिएक्शन ना हम एसिडिक में रह पाएंगे अच्छे तरीके से, ना हम बेसिक में अपनी तरफ अपने को रख पाएंगे, मतलब हमें ना एसिडिक पसंद आएगा ना बेसिक पसंद आएगा, हमारा बॉडी झेल नहीं पाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा बॉडी किस में एकदम स्थिर रहेगा, या किस में अच्छा रहेगा, किस में ज़्यादा हमारे बॉडी में पेन नहीं होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैट इज अ बेटर न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है। अवर बॉडी वर्क विद अ नैरो रेंज पीएच इज अ 7.2 to 7.8 है। दूसरा, व्हेन द पीएच ऑफ वाटर, जो पानी का जो पीएच होगा इज लेस देन 5.6, 5.6 का मतलब होता है बेटा एसिड, और वो एसिड से अगर और एसिडिक में आएगा इज नोन एज अ एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होता है, हमें पता है कि दिल्ली है, मुंबई है, या गुड़गांव है, या कोई भी हमारे गुजरात का या अलग कोई भी स्टेट है, वहाँ पे अगर मान के चलो कंटिन्यूसली फटाके फोड़े जाते हैं, जब फटाके फोड़े जाएंगे तो उसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है, वो जो एसिड जब बादल पे जाएगा तो बादल क्या करेगा, उसको पिघला देगा, बादल को जबरदस्ती पिघलाएगा। तो बादल को पिघलाने के बाद जो ऊपर से आने वाली जो पानी है जो गिरेगा, बर्फ पिघलेगा, ऊपर का जब बादल पिघलेगा तो जो नीचे पानी गिरेगा ना, और वो पानी का जब देखा जाएगा पीएच तो वो एसिडिक होता है, क्योंकि हमने जो है वो H2SO4 HNO3 को ही तो ऊपर भेजा है, और वो दोनों क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है,
समझ में आ रहा है? तो जो पानी आने वाला है, जो बादल से जो पानी निकलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज एसिड रेन बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड का रेन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन दिस एसिड रेन, अब जब वो एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर, जब वो पानी और मतलब नदी में जाएगा, तालाब में जाएगा, समुद्र में जाएगा, इट मेक्स द pH लोअर, इट्स मेक द pH लोअर ऑफ अ रिवर। अब जब पानी का जो लेवल है उसको pH को क्या कर देगा? वो लोअर, लोअर मतलब बहुत ज़्यादा घटा देगा। इट मेक द डिफिकल्टी टू सर्वाइव ऑफ एक्वाटिक एनिमल, जो एक्वाटिक एनिमल है उनको सर्वाइव करना, उनको उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठीक है ना। अभी कभी का देखते हो कि बहुत सारे जो समुद्र में जो मछलियाँ होती है सब बाहर आ जाती है, किनारे पे आ जाती है, छटपटाने लगती है, क्योंकि अंदर का जो पानी का जो pH है वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ अच्छे से। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो क्या है? pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि हमारे पेट का pH कैसा होना चाहिए, हमारा जो पेट है अंदर में उसका pH कैसा होना चाहिए, उसका pH एसिडिक होना चाहिए कि बेसिक होना चाहिए कि न्यूट्रल होना चाहिए, उसके बारे में प्रोसेस समझते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा करके जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन द pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो समझते हैं। अवर स्टमक प्रोड्यूस HCl एसिड। हमें पता है कि जब हमारा जो बॉडी है, हमारा जो पेट है, जो हमारा जो स्टमक है, वो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? HCl। HCl का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग अवर स्टमक, जो हमें हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में और बिना हमें नुकसान के। क्योंकि हमारे बॉडी के पेट के ऊपर वाले एक लेयर में, जो अंदर वाला छोटा सा एक लेयर होता है, वहाँ पे सलाइवा का एक लेयर बना होता है, और सलाइवा क्या करता है बेटा? वो इफेक्ट नहीं करने देता है पेट की ऊपर वाले परत को इफेक्ट नहीं करने देता है, ठीक है। सम टाइम, कुछ समय के बाद बोल सकते हो, सम टाइम व्हेन एक्सेस ऑफ HCl इज प्रोड्यूस इन द स्टमक ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ। अब मान के चलो किसी के बर्थडे पार्टी में गए, तुमने खूब पानी पूरी खा लिया, दही पूरी खा लिया, डोसा खा लिया, इडली खा लिया, समोसा खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, बहुत सारा खूब चाप के खा लिए, दलीदर जैसे उनको मिला ही नहीं, अब दलीदर से खूब खा लिया। जब खा लोगे तो पूरा अब खाना इतना ज़्यादा भर जाएगा, पेट में जब भर जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि भाई वो नॉर्मल HCl जो प्रोड्यूस करता था उतने में तुम्हारा अब खाना नहीं पच पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा HCl प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उस खाने को धीरे धीरे डिकम्पोज करने, उस खाने को धीरे धीरे तोड़ने में, ब्रेक करने में, पचाने में, ठीक है। इट कॉस्ट, तो उसकी वजह से होगा क्या आपको प्रॉब्लम? इट कॉस्ट इनडाइजेशन। आपको इनडाइजेशन का मतलब होगा पूरी तरह से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और आपको जलन जैसा महसूस होगी। उसमें क्या होता है? ये तेल है, मसाला है दुनिया भर का, ठीक है। टू गेट रिलीफ, उससे रिलीव होने के लिए, बचने के लिए, वी यूजिंग अ बेस, हम क्या यूज़ करते हैं? बेस यूज़ करते हैं। बेस का मतलब क्या यूज़ करते हैं बेटा? बेस का मतलब क्या होता है? बेस ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड OH माइनस है। और बेस क्या होता है बेटा? एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब होता है एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, एसिड को वो काटता है, ठीक है। कॉल्ड देम एज एंटा एसिड, उसको हम एंटा एसिड बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या एग्जांपल है? पहले तो MgOH, जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या बोल सकते हो आप इसको तो हम केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेटा। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या बोलते हैं? NaHCO3। NaHCO3 मतलब क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है? घर में खाने वाला जो सोडा हम यूज़ करते हैं, वो घर में तो सुने कि फुलौरी में जो डालते हैं, दही बड़ा में डालते हैं, इडली में डालते हैं, तो उसमें यूज़ होने वाला जो बेस है वो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसको हम खाएंगे तो हमारे बॉडी से क्या हो जाएगा? अब देखो, MgOH क्या बेटा? बेस है, और हमारे बॉडी में क्या? HCl है। तो जो हमारे बॉडी से किस तरह से वो बाहर निकलता है? सॉल्ट इन वाटर के फॉर्म में हमारे बॉडी से वो बाहर हो जाता है और हमें वो न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। अब वापस देख लो, पीच आवर स्टमक प्रोड्यूस ऑफ HCl एसिड विथ हेल्प देम टू डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग ऑफ स्टमक, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सम टाइम व्हेन द एक्सेस ऑफ HCl इज प्रोड्यूस, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इन द स्टमक ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस, इट कॉज द इनडाइजेशन। वो इनडाइजेशन करेगा भाई, जलन होगा। टू गेट अ रिलीफ वी यूजिंग अ बेस एंड ऑल्सो कॉल्ड एंटा एसिड, ठीक है। ये भी यूज़ होता है। और कभी कभी ना आप लोग पुदीन हरा भी यूज़ करते हो, मार्केट से खरीद के नहीं लेके आते हैं पुदीन हरा। पुदीन हरा करके एक होता है, मेडिसिन होता है, छोटा सा कैप्सूल जैसा होता है, तो वो भी हम यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं? इनो पीते हैं यार। इनो में क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ओमनी ई करके मेडिसिन आती है, वो खाते हैं, उसमें भी क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है हमारी बॉडी को। समझ में आ गया? डन है अच्छे से? कितने मार्क में? 2 मार्क्स से पूछता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा, वो क्या है?
पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ अ टूथ डीके। मतलब अभी मान के चलो कि दांत हमारे क्यों टूटने लग जाते हैं, दांत हमारे क्यों झड़ने लग जाते हैं, धीरे धीरे उसमें कीड़े मकोड़े क्यों लगने लगे, कीड़े क्यों लगने लग जाते हैं, उसके ऊपर देखो तो काला काला हो जाता है। छोटा बच्चा होता है ना, दिन पे जैसे जैसे चॉकलेट खाता है तो दिन पे देखने को मिलता है उसका दांत कैसा होता है, पूरा काला हो जाता है, बेचारे दांतों में दर्द चालू हो जाता है। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसमें क्या पीएच का इफेक्ट देखने को मिलता है। देखो पहला पॉइंट क्या लिखे, टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लेस देन 5.5। 5.5 का मतलब बोल सकते हो कि अगर वो लेस देन क्या होता है, एसिडिक बेटा। अगर वो एसिड 5.5 का मतलब तो एसिडिक ही होता है, पर अगर वो इससे भी कम जाने लगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एसिडिक का प्रॉपर्टी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, एसिडिक का प्रॉपर्टी क्या होता जाएगा, दांतों में ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो उससे होगा क्या, हमें धीरे धीरे हमारा दांत जो है वो झरना चालू हुआ है। हमारे जो मुंह का जो पीएच है, हमारे माउथ के अंदर का जो पीएच है वो कैसा होता है, लेस देन 5.5 हो जाता है। दूसरा, टूथ इनेमल इज अ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। अभी टूथ इनेमल क्या होता है, दांतों के ऊपर में एक वाइट कलर की परत होती है, जो हम लोग ब्रश करते हैं ना अच्छे से तो दांत कैसा होता है, पूरा हमें चमकने लग जाता है, वाइट कलर हो जाता है। उसको वो क्यों का, वो कैल्शियम फॉस्फेट की परत होती है। उसको फॉर्मूला क्या हो गया, CA3PO4 ट्वाइस बेटा, ठीक है। CA3PO4 ट्वाइस को हम बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। अब विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ योर बॉडी, मतलब बोल सकते हो कि वो जल्दी हमारे बॉडी से टूटता नहीं है। हमारे बॉडी के ऊपर में दांतों के ऊपर में एक ऐसा लेयर बना होता है कि वो जल्दी नहीं टूटता है या जल्दी ब्रेक नहीं होता है, एकदम उसके ऊपर बरकरार रहता है। वो इसलिए ये हार्डेस्ट पार्ट है हमारे बॉडी का। एंड इट इज़ एन इनसॉल्युबल इन वाटर। कंटिन्यूसली पानी से हम ब्रश करते रहते हैं तो क्या ऐसा है कि हमारे दांतों के ऊपर कलर घुल जाता है, नहीं घुलता है, घुलने वाला पॉसिबल ही नहीं, वो इनसॉल्युबल है, ठीक है। बट गेट कोरोडेड व्हेन द pH of our mouth is a fall down, या बोल सकते हो कि लेस देन 5.5। बट धीरे धीरे करोड़ करोड़ का मतलब होता है उसके ऊपर एक काला कलर का लेयर, ब्राउन कलर का एक लेयर बनने लग जाता है। धीरे धीरे कंटिन्यूसली उसके ऊपर इफेक्ट आने लगता है। मान के चलो ये हमारा छोटा सा ऐसा दांत बना है, ठीक है, ये हमारा ऐसा दांत है। अब इसके ऊपर क्या होता है ना, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ लेयर होने लगता है। अब ये जो दांत हमारा ऐसा था, अब ये दांत धीरे धीरे कैसा होता है, सड़ने लग जाता है। धीरे धीरे ऐसा होता है कि फिर ये पूरी तरह से सड़ जाता है। फिर ये क्या होता है कि भाई एकदम ऐसा हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके ऊपर एक कोरोडेड का लेयर लग जाता है, काला कलर का लेयर, ब्राउन कलर का लेयर। आपने कोई बीमल खाते हुए लोगों को देखा है, बीमल जो खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, या बोल सकते हो जो मावा खाता है, अपना गुजराती में क्यों बोले बहुत ज़रा मावा खाता है, आपको दांत क्यों થઈ જાય, બ્લેક એન્ડ બ્લેક થઈ જાય, આ બધું ક્યારે થાય, દેન એના ઉપર जो લેયર છે, ઇનેમલના લેયર છે, બધું શું છે બેટા, ધીરે ધીરે કાઢવાનું ચાલુ થશે, નીકળવાનું ચાલુ થશે, ठीक છે। The bacteria which is present in the mouth, it produce acid due to the degradation of sugar and food particle after the eating। अब सपोज अपना खाना खाए तो खा भी हम लोग, बच्चे ने खाना खाया कोई बच्चा क्या करता है, मुंह भी नहीं धोता और आगे भाग जाता है, पानी पी के भाग जाता है, पूरी तरह से कुल्ला भी नहीं करता है। तो उस टाइम पे जो हमारा जो खाना है वो क्या करता है ना, शुगर प्रोड्यूस करता है। और शुगर क्या है बेटा, एक टाइप का एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, उसमें एक एसिडिक का प्रॉपर्टी होता है। चॉकलेट उसमें भी क्या एसिडिक का प्रॉपर्टी है। तो धीरे धीरे करते क्या है ये लोग कि उसमें जो है एसिड धीरे धीरे प्रोड्यूस करना चालू करते हैं, ठीक है। और दांतों क्या उसमें खाना अटका हुआ रह जाता है, खाना उसी के अंदर दबा रह जाता है, धीरे धीरे एसिडिक प्रॉपर्टी चालू हो जाता है। हेंस द प्रिवेंट टूथ डीके द माउथ शुड बी रिंस आफ्टर द ईटिंग। रिंस का मतलब होता है खाना खाने के बाद वापस हमें अपने मुंह को धोना है, अच्छे से कुल्ला करना, हाथ लगा के अच्छे से एकदम उसके अंदर जो फंसे हुए जो पार्टिकल्स है उसको निकाल देना। भैया उसमें दांत में थोड़ा फंसाना है, पेट में डालना है ना, पेट में डालो सर, वो अंदर जाने दो, तुम काहे दांत में फंसा रहे हो, वहाँ नहीं करना, ठीक है। एंड यूज़ अ टूथपेस्ट, अपने खबर टूथपेस्ट यूज़ करते हैं हम लोग। टूथपेस्ट में क्या है भैया, दुनिया भर के टूथपेस्ट है, दंत मंजन है, कोलगेट है, क्या क्या दुनिया भर का टूथपेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। और टूथपेस्ट में होता क्या है, क्लीनिंग ऑफ योर माउथ, अपने मुंह ने वॉश करवा माटे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इट इज़ द बेसिक इन नेचर, वो बेस होता है, इसको हम बोलते हैं सोडियम लॉरियल सल्फेट। उसमें सोडियम लॉरियल सल्फेट होता है जो बेस की तरह काम करता है। और वो करता है क्या है कि हमारे बॉडी में एसिडिक बढ़ रहा है, हमने बेस अप्लाई किया और एसिड और बेस मिलकर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। मतलब क्या हो जाएगा, हमें न्यूट्रल करना है, ठीक है। न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, जो हमारे बॉडी में या हमारे मुंह में जो एक्स्ट्रा एसिड हो गया उसको क्या करना है, हमें बेस अप्लाई करके न्यूट्रलाइज करना है। एंड दिस इज द प्रोसेस टू प्रिवेंट अवर माउथ डीके, टू प्रिवेंट अवर टूथ डीके। हम अपने दांतों को बचा सकते हैं इस तरीके से, टूथ डीके से। ऐसा समझे बेटा। सो हमने 3 चीज़ पढ़ा, ठीक है। एक और है वो एंड स्टिंग वाला, तो बस आपको इतना याद रखना है कि एंड अगर स्टिंग करती है तो मिथेनॉइक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, वो रिलीज करती है। ऑलरेडी मैंने सेकंड टॉपिक में बता दिया, सेकंड लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन मैंने कर दिया, तो आप उसमें देख सकते हो।
ठीक है। जब वो एंड स्टिंग करेगी तो आपको मिथेनॉइक एसिड, जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, वो क्या करेगी, वो रिलीज करेगी। उसका फॉर्मूला क्या था बेटा, HCOOH, ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना, और तो उसमें ऐसा कुछ था नहीं। एंड स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, जिसको मिथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 में। उसमें एक होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, 2 टॉपिक होगा, और इंटेक्स क्वेश्चन हम सारे कर डालेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग्स, बने रहो, कंटिन्यूसली देखते रहो, कुछ नहीं समझ में आए कमेंट करो, मैसेज करो, ठीक है। थैंक यू बेटा।